गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 16 तक बनाए थे। प्रश्न नंबर 17 से देखते हैं क्या है आपका प्रश्न। 17 नंबर में है x प्लस माध्य निकालना है। x है, x+2 है, x+4, x+4 है, x+6 है और x+8 है। x+8 है। इसका माध्य दे दिया है 11। इसका माध्य कितना दे दिया है? 11 दे दिया है। इसका माध्य आपको 11 दे दिया है। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। एक टर्म कितना टर्म है? 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि पांचों को जोड़ दीजिए। तो x+2 ये, फिर प्लस x+4 प्लस ये x+6 प्लस x+8 बाई कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। 5 टर्म है तो कितना? नंबर ऑफ टर्म, n से भाग देते हैं। सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म होता है। माध्य बराबर ये दिया है कितना? 11 ये दे दिया है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कितना x है काउंट करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4 और 1 5, यानी कि टोटल कितना है? x हो गया 5x प्लस फिर ये 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, +20 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 है नीचे बटे में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। तो ये 11 × 5 = 55। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये 5x बराबर ये 20 इसमें से घटेगा तो ये कितना बचेगा? 35 आ जाएगा। 20 बराबर के इस तरफ आके घटेगा तो 35, यानी बोल सकते हैं कि 5x बराबर ये 35, यानी 5x बराबर 35। तो x बराबर आपका कितना आएगा? 7। जब इसको प्रश्न को एग्जाम में बनाते ना तो ये स्टेप हम लोग नहीं करते। ये स्टेप जो है ये स्टेप हम लोग नहीं बनाते। डायरेक्ट यहीं से क्या करते? डायरेक्ट 1, 2, 3, 4 और 1 5, यानी कि 5x डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन है, इसी में करते 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये लिखते 5x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 8 20, यानी कि ये 20। इतना बराबर कितना? माध्य दिया है 11 और है 5 संख्या, तो 11 × 5 = 55। डायरेक्ट इतना लिखते। फिर नेक्स्ट स्टेप ये नहीं करते, इतना टाइम बचता। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक जरूरी सूचना पहले बता देते हैं। आप लोग अगर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो जो 26 फरवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था, कैंसिल होकर के 3 या 4 सेंटर का कैंसिल हुआ था बिहार में, तो री एग्जाम हुआ था। तो उसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हट के है, 28 जनवरी वाला से थोड़ा सा हट के है। तो हम सोच रहे हैं ना कि ये 26 फरवरी वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम एक दिन सॉल्यूशन करवा दें। एक क्लास में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो हम तो केवल मैथ्स वाला सॉल्यूशन करवाएंगे। तो 100 क्वेश्चन मैथ्स का है, तो 100 क्वेश्चन एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो 2 क्लास में हम सोच रहे हैं कंप्लीट कर दे 50-50 क्वेश्चन करके। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को इम्पोर्टेंस लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, उस पर 2 वीडियो बना देंगे, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस पर थोड़ा क्वेश्चन मतलब ढंग का है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, ज़्यादा नहीं है, वैसे तो सिलेबस के अनुसार ही है। एक और दूसरा बात कि जो लोग नोट्स ले रहे हैं सही है, जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो आपको 299 रुपया मात्र पे करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर मैसेज कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा। तो आप 299 रुपया पे करके आप मैथ्स का नोट्स ले सकते हैं। तो सब लोग ले चुके हैं, बहुत सारे लोग जो लोग ले लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अपना तैयारी कीजिए। और जो लोग नहीं लिए हैं वो 299 रुपया पे करके आप नोट्स ले सकते हैं। चलिए
फिर देखते हैं आपका क्या है नेक्स्ट प्रश्न। 18 नंबर है। 18 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा उस मतलब 17 नंबर क्वेश्चन के ही जैसा है। तो आपका प्रश्न क्या है, ये x, फिर x प्लस 3, तीसरा संख्या क्या है x प्लस 5, फिर चौथा संख्या x प्लस 7, और नेक्स्ट है x प्लस 10, और इस सब का टोटल का कितना माध्य कितना दे दिया है, माध्य आपको दे दिया है 9। तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है। तो हम बोले हैं ना अभी पिछला क्वेश्चन जो बताया उसमें कि एक स्टेप गैप करेंगे, मतलब डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ माध्य बराबर होता है क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, माध्य बराबर होता है सम ऑफ टर्म बटे ये नंबर ऑफ टर्म बराबर 9, यही ना दिया हुआ है, यानी कि ये 9 दिया हुआ है। तो सम ऑफ टर्म यानी सब का योग, तो क्या हो जाएगा 1x 2x 3x 4x और एक 5x, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5x प्लस, फिर ये 3 और 5 8, 8 7 15 और 10 25 प्लस 25 बटे नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी नंबर ऑफ टर्म 5। तो यानी कि डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म नीचे 5 लिखेंगे बराबर 9, तो गुना होकर 9 5 45 हो जाएगा। ये आपका टाइम बचेगा, मतलब थोड़ा सा स्टेप गैप करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 5x, ये 25 उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा कुछ मिस्टेक है क्या, x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10। अच्छा प्रश्न में x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान, कोई बात नहीं। तो हम लोग तो अभी पहले x का मान निकाल लिए, तो अब x का मान निकाल लिए तो अब तो कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान पूछ रहा है, तो अंतिम 3 कौन है, अंतिम 3 यही ना है, ये अंतिम, फिर अंतिम दूसरा अंत से दूसरा, ये अंतिम से तीसरा, यानी ये तीनों का मान पूछ रहा है। ये 5 संख्या था, एक संख्या 2 संख्या 3 4 और 5। तो बोल रहा है पिछला क्वेश्चन में था कि x का मान बताइए, इसमें है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान बताइए। तो क्या दिक्कत है, ये तीनों का हम लोग योग निकालेंगे। तो अब x का वैल्यू तो पहले निकालना जरूरी था, तो x निकल गया। तो अब x निकल गया तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 4 जोड़ेंगे इसमें, तो ये 4 5 ये संख्या हो गया 9, फिर ये 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 4 11, और ये संख्या हो गया 10 4 10 है ना, 10 4 14, यानी कि ये हो गया आपका 14, यानी ये तीनों संख्या का माध्य पूछ रहा है। तो वो तीनों संख्या का तो क्या करेंगे, तो 9 प्लस 11 प्लस 14 बट्टे कितना नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म बट्टे नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 3। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11 और 9 20 और 10 30 और 4 34 बट्टे 3, यानी कि आप कर दिए 11 तिया 33 और 1 34 पूर्णांक में 11.1 बट्टे 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर में बोल रहा है 3 माइनस 3, ये एक संख्या है, 3 माइनस रूट 3 ये एक संख्या है। बोल रहा है ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, वर्ड है। तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए, अपरिमेय संख्या p बटा q के रूप में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक यानी इंटीजर, तो सबसे पहले तो देखिए कि ये पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक इंटीजर नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन है A B C D। पहला ऑप्शन से देखते हैं परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं। दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा पहले देखते हैं इंटीजर तो होगा नहीं। फिर बी नंबर में बोल रहा है आपका
अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या ही है, यानी ये ऑप्शन है। इसमें एक छोटा सा लॉजिक भी है कि अगर ये इसको अलग अलग करते हैं, ये 3 को √3 को, तो ये आपका परिमेय संख्या है और इंटीजर दोनों है 3, और ये √3 जो है केवल अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों को जब जोड़े हैं तो क्या आया है, ये एक अपरिमेय संख्या है। आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों का योग ऑलवेज क्या होगा, दोनों का योग या दोनों का अंतर ऑलवेज क्या होता है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, तो ये जब दोनों का जब जोड़ निकालेंगे तो वो ऑलवेज एक परिमेय संख्या होगा। अगर बोलेंगे कि दो अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे देखिए, थोड़ा सा डीपली देख लीजिए, परिमेय संख्या रहे और अपरिमेय रहे, तो जब एक परिमेय रहे और एक अपरिमेय संख्या रहे, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे तो ऑलवेज आएगा अपरिमेय संख्या। और जब दोनों परिमेय संख्या रहे और जब जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे ऑलवेज आएगा परिमेय संख्या। जब दोनों अपरिमेय संख्या रहे और जोड़ेंगे घटाएंगे और गुना करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5.2372 ये कैसा संख्या, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है। तो अभी अभी पूरा डिटेल बता दिए, ये पूर्णांक तो होगा नहीं, इंटीजर नहीं, तो आपका ये परिमेय संख्या है, यानी इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है, तो हमको किसका मान निकालना है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान निकालना है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से हम लोग निकालेंगे ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और फिर अल्फा इंटू बीटा, ये निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो और a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, यानी a बराबर है 1। फिर x के कोफिशिएंट को बोलेंगे b, यानी इसका कोफिशिएंट है b बराबर -3, और ये c यानी c बराबर 5। तो ये अल्फा प्लस बीटा -b/a ये होता है। तो -b/, जो नोट्स दिए हैं उस नोट्स में देखिएगा ये सब दिया गया है, अलजेब्रा का जो नोट्स दिए हैं। तो ये -b/a, तो ये -3 ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 3/1, यानी कि आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c है 5, a है 1, यानी कि बराबर आ जाएगा 5। अब यहां से हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो हम ये अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर जोड़िए बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर। अब इतना बराबर फार्मूला आता है, ये फार्मूला भी है दिया हुआ जो हम नोट्स दिए हैं उसमें देखिएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 2 फार्मूला होता है, लेकिन अभी हमको किसका यूज होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हमको इसी का यूज होगा, बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस
टू अल्फा बीटा कितना 5 आएगा, तो 5 दूना 10 यानी कि -10 बट्टे अल्फा बीटा कितना 5, यानी कि 9 में से 10 जाएगा यानी -1, तो आपका ये हो जाएगा -1 बट्टे 5, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी इसी पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, इसी पे है आधारित। बोल रहा अल्फा बीटा जो है इसका शून्यक है, यानी x² माइनस px प्लस क्यू। अल्फा बीटा इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, तो किसका वैल्यू निकालना है हमको, 1 बट्टे अल्फा स्क्वायर जो 1 बट्टे बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, फिर ऊपर में चला जाएगा ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, एलसीएम ले लिए तो ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम यहां से देखते हैं हमको किसका किसका जरूरत पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का जरूरत पड़ेगा, तो हम यहां से निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टे ए होता है, -b बट्टे ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बट्टे ए। और एक इंपोर्टेंट, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है ये बताते चले, अभी जरूरत नहीं है लेकिन बता देते हैं यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा -b बट्टे अल्फा इंटू बीटा c बट्टे, और अल्फा माइनस बीटा होता है √d बट्टे ए, ये याद रखिएगा कहीं पूछ दे तो। वैसे अभी इसका जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए। तो ये ए की जगह कितना आ जाएगा, ए बराबर ये 1, बी बराबर आ गया आपका कितना -p, और c बराबर आ जाएगा q। तो ये -b बट्टे ए, तो p के जगह कितना है -p और माइनस प्लस, यानी कि प्लस p, ए के जगह 1 यानी p बट्टे 1 यानी कि p, अल्फा इंटू बीटा c बट्टे c है q और a है 1, तो q बट्टे 1 यानी कि q। अब यहां से देखिए इसको जब सजा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा ना अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, देखिए ये प्लस में है तो इसको इधर लिख देते हैं, ये प्लस करके इधर बीटा स्क्वायर अरेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो ये अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बट्टे, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को बोल सकते हैं ना, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इंटू में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है p आया है, तो ये p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा q है तो 2q बटे अल्फा इंटू बीटा q और इसका होल स्क्वायर यानी q का होल स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ज्योमेट्री का हम नोट्स दिए हैं आप लोग को, जो लोग परचेज किए हैं 299 का, जो लोग नहीं किए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कीजिए।
आपको भी मिल जाएगा। चलिए, तो उस अभी एकदम डायरेक्ट मतलब वही है, ये थ्योरम ही है डायरेक्ट। वृत्तखंड एक चाप और किसके बीच का एक भाग होता है। वृत्तखंड जो होता है एक चाप और किसके बीच होता है, तो जीवा। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, इसके आगे दो क्वेश्चन है लगातार। और 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं तथा चाप के बीच क्षेत्र को क्या कहते हैं। यानी कि ये दोनों डायरेक्ट थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम है एक साथ बता ही देते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं 23 में, बोला है वृत्तखंड एक चाप और किसके बीच का एक भाग होता है। तो सबसे पहले ये तो हो गया वृत्त, ये हो गया आपका वृत्त। वृत्तखंड किसको बोलते हैं, एक टुकड़ा को बोलते हैं। तो जैसे ये, इस वृत्त को दो भाग में काट दीजिए, दो भाग में काट दिए, यानी कि एक टुकड़ा समझिए ये छोटा वाला हो गया और एक टुकड़ा ये बड़ा वाला। तो इस बड़ा वाला भाग को भी बोलेंगे वृत्तखंड और इस छोटा वाला भाग को भी बोलेंगे वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड किस किस से मिल, ये छोटा वाला वृत्तखंड को देखिए किससे मिलके बना, तो ये एक चाप और ये एक जीवा, यानी ये जीवा और चाप के द्वारा मिल करके बनता है वृत्तखंड। इस वृत्तखंड को भी देखिए, ये चाप और ये जीवा, यानी कि जीवा और चाप मिलकर के क्या बनाता है, वृत्तखंड बनता है। तो वही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि वृत्तखंड का एक चाप, तो ये वृत्तखंड ये लीजिए या ये लीजिए कोई भी, तो ये मान लीजिए वृत्तखंड का ये एक चाप, ठीक, एक चाप और किसके बीच का एक भाग होता है, तो ये जीवा। वृत्तखंड का एक चाप और जीवा के बीच का एक जो भाग होता है उसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। अब इसमें भी आता थोड़ा सा चेंज, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड और इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्यों, लघु मतलब ये छोटा है इसीलिए इसको लघु वृत्तखंड, और ये चूंकि बड़ा है इसीलिए इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, केंद्र को एक चाप के सिरों से केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं तथा चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझिए, केंद्र को एक चाप के सिरों से, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज किए हुए थ्योरम का, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हम इस क्वेश्चन से जो जो बनता है उसको अब पूरा बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में। जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें जानना जरूरी है कि त्रिज्यखंड किसको कहते हैं। तो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। त्रिज्यखंड का मतलब कि ये त्रिज्या के सहारे, ये दो त्रिज्या खींचिए, इस त्रिज्या के सहारे जब इसको काट करके, इस भाग को काट करके हटाएंगे, तो ये जो छोटा वाला ये जो भाग हो गया, ये जो ऐसे बना आपका, ये काट करके हम बाहर निकालिए इसको, ये कहलाएगा त्रिज्यखंड, या ये भी त्रिज्यखंड ही हुआ। ये जो बच गया आपका, बच क्या गया, ये देखिए, जब इसको हम काटे तो काट करके इसको यहाँ निकाल लिया और इसको यहाँ निकाल लिया, तो ये भी क्या कहलाया, ये भी त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड, लेकिन ये छोटा है इसीलिए इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ये चूंकि बड़ा है इसीलिए इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का प्रश्न। ये चूंकि त्रिज्या के सहारे बना, अच्छे से समझिए, ये त्रिज्या के सहारे बना तो ये कहलाएगा त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड। ये चूंकि बड़ा है इसीलिए दीर्घ वृत्तखंड, ये छोटा है इसीलिए त्रिज्यखंड। ये त्रिज्या के सहारे बना, ये बना आपका त्रिज्या के सहारे, यानी इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। और जो वृत्तखंड होगा उसको भी यहाँ बता देते हैं, जो 23 नंबर था, कंफ्यूजन नहीं होगा।
ये हो गया, ये चाप और जीवा के द्वारा जब कटेगा तो इसको बोलेंगे वृत्तखंड, ये भी वृत्तखंड, ये छोटा वृत्तखंड, ये बड़ा वृत्तखंड, लघु और दीर्घ, ये त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अभी ये क्या हो जाएगा, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं तथा चाप के बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्लियर समझिए ना, एक एक लाइन समझिए। केंद्र को एक चाप के सिरों से, तो ये केंद्र है, तो इस केंद्र को एक चाप के सिरों से, एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या, तो इस केंद्र के, ये केंद्र और ये चाप का सिरा, इसको इससे जो मिलाने वाली है, मिलाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या और चाप और ये चाप, इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो त्रिज्यखंड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है। ये तो ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दिया हुआ है, एक है 50 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, तो त्रिभुज कैसा होगा, तो चूंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो एक है 50 दूसरा 60, तो तीसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक 70, तभी तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, तो 180 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन जो दिया गया है वो भुजा के अनुसार दिया गया है या एंगल के अनुसार, तो आपको जो ये प्रकार दिया गया है त्रिभुज का प्रकार, वो आपको दिया गया है एंगल के अनुसार, तो एंगल के अनुसार ये जब तीनों कोण अलग अलग हैं तो ये हो जाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। दो कोण समान रहता तो समद्विबाहु होता, तीनों कोण समान रहता तो समबाहु होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका अलजेब्रा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है 27 नंबर क्या बोल रहा है, ए का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय, इसलिए इसको बताने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं। कंसेप्ट ये देते हैं, पढ़े होंगे आप लोग कि अगर दो युगपत समीकरण अगर दिया हुआ है, यानी सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, तो सिमल्टेनियस इक्वेशन में कंडीशन है A1 बट्टे A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, पहला कंडीशन। दूसरा होता है A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। तीसरा होता है A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। तो ये जब होता है तो होता है क्या, एक और केवल एक हल होगा, यानी कि युगपत समीकरण, यानी कि दो समीकरण जो रहेगा तो उस दोनों समीकरण का सॉल्यूशन केवल एक और एक कॉमन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, एक सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन कहने का मतलब बोल सकते हैं कि अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा नहीं इसके अलावा, तो अद्वितीय। फिर इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें कितना सॉल्यूशन, इसमें अनंत सॉल्यूशन होगा। क्यों, चूंकि ये बराबर है, यानी कि रेशियो समान है, इसका रेशियो और इसका रेशियो समान है। तो इसी पे आधारित है प्रश्न दोनों, देखते हैं। तो चलिए, क्या है आपका 27 और 28 दोनों इसी पे है। तो 27 बोल रहा है अनगिनत हल होगा एक एक किस मान के लिए, तो आपका दिया गया है 10x प्लस
5y इक्वल टू ए माइनस 5। दूसरा है 20x प्लस 10y माइनस ए इक्वल टू 0, ये दिया गया है। तो इसका अनगिनत हल होने के लिए ए का क्या मान होना चाहिए? तो अनगिनत हल होने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन बना लीजिए। तो इक्वेशन ये बराबर के इस तरफ लाएंगे ए माइनस 5 को, या ये ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 5 एक साथ है, इसको जब इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0, ये होगा। अब आ गया हमारा ये उपपद समीकरण, सिमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। सिमल्टेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? उपपद समीकरण। जब दो समीकरण का वेरिएबल सेम, जब दो समीकरण का वेरिएबल, इसका वेरिएबल xy, इसका भी वेरिएबल xy, इसी को बोलते हैं। तो बोल रहा है आपका अनगिनत हल होने के लिए। तो अनगिनत हल होने के लिए क्या है कंडीशन? a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2, यानी रेशियो समान। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करेंगे, ये दुगना हो रहा है ना, रेशियो समान, तो ये भी दुगना होना चाहिए, तो ये भी दुगना होना चाहिए, ऐसे। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए ना, वैल्यू भी रखिएगा। 10 बट्टे 20 बराबर 5 बट्टे 10 बराबर ये हो जाएगा आपका a माइनस 5 और बट्टे a, यही होगा ना। ये हो जाएगा आपका a हो गया, ये b हो गया, और ये तो चूंकि इसमें क्या होगा, इसमें माइनस लगा हुआ रहेगा दोनों में, तो चूंकि दोनों में माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। तो किसी से भी लेके बना सकते हैं, या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए। यानी कहने का मतलब हो गया आपका कि या तो ये दोनों को लेके बनाइए या ये दोनों को लेके, क्योंकि हमको तो रेशियो से मतलब है। ये भी 1/2 है और ये भी कट के 10 दूना 20, 1/2 है, तो किसी को भी ले लीजिए। 1/2 बराबर ये माइनस से गुना हो जाएगा, गुना क्या काट देते हैं, ये माइनस कट गया, तो a माइनस 5 बट्टे ए, तो ये आ जाएगा क्रॉस गुना होके a बराबर आपका ये हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई होगा, तो 2a माइनस 10। तो फिर अब देखिए ये आ जाएगा उस तरफ, 10 को इधर ले जाइए, a को उधर ले जाइए, तो a को उस तरफ ले जाएंगे तो 2a में से a जाएगा तो a, और बराबर ये 10 इधर आएगा, तो ये 10, a बराबर कितना होना चाहिए? 10। तो देख लीजिए ना, ये बराबर यहाँ 10 रखेंगे तो 10 में से 5 या तो ये 5 आ जाएगा, और ये बराबर 10 रखेंगे तो यानी ये 5 तो ये 10, ये भी दुगना हो गया, दुगना दुगना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ए का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय अद्वितीय हल होगा। अभी बताए पीछे, अद्वितीय हल मतलब कि कोई दूसरा नहीं, यानी कि केवल और केवल एक सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये ए एक्स माइनस वाई बराबर 2, फिर है ये 6x माइनस 2y बराबर 3। तो इसके लिए हम बताए थे क्या होता है, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 आपका कितना है a बट्टे a2 कितना है 6, बराबर नहीं है किसके, b1 कितना हो जाएगा -1 बट्टे b2 हो जाएगा -2। ये तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -2, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा 2a बराबर नहीं है 6, 1 से होगा तो 6, यानी a नॉट इक्वल टू, ये 2 से इधर जाके कटेगा, बराबर बट्टे में जाएगा तो 3, यानी a नॉट इक्वल टू 3, यानी a का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी रखिएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 3 के अलावा अगर कुछ भी रखिएगा तो उसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय हल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग केवल वीडियो देखे जा रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं? अगर अच्छा लग रहा है तो किसी वीडियो जब कंटिन्यू देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे, इस लिंक को शेयर कीजिए वीडियो को,
ताकि और लोग भी देखेंगे। चलिए 29 नंबर देखते हैं। समानांतर श्रेणी 25, 20, 15। अच्छा ये तो नॉर्मल है, बिना फॉर्मूला के भी बन जाएगा। इस तरह का ऐसे पीछे बताएं और सारा वीडियो में। ये 25, 20 और ये 15 बोल रहा है समानांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। यानी पहला ऋणात्मक पद कैमा टर्म, यानी कैमा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा, कैमा पद होगा जो पहला निगेटिव नंबर आएगा। कहने का मतलब तो ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना का है। कुछ लोग बोलेंगे 5, नहीं 5 नहीं, -5 का है, क्योंकि यहाँ घट रहा है, घटते क्रम में। ये कॉमन डिफरेंस -5 का है, जिसको कि बोलते हैं डी से सूचित करते हैं -5। फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म तो नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म भी नहीं पता, ये सीरीज भी है कहाँ। ठीक, लेकिन हमको इतना ये सबसे जरूरत है भी नहीं। तो 25, 5 कमा तो -5 हुआ, तो 20, फिर 15, इसके बाद आएगा 10, फिर 10 के बाद आपका कितना आएगा 5, फिर 5 के बाद फिर कमेगा तो 0, फिर 0 के बाद क्या आएगा -5, फिर आएगा -10, इसी तरह जाते रहेगा। तो बोल रहा है आपको कि इस समानांतर श्रेणी इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो बोल रहा है इस एपी का पहला ऋणात्मक टर्म कौन सा होगा। तो जब इस एपी को सीरीज को लिखते चले गए तो -5, -10, -15, तो पहला जो इसमें ऋणात्मक टर्म जो मिला वो कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो ये पहला ऋणात्मक टर्म जो है कैमा टर्म है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, छठा, सातवां, यानी कि हमारा जो सातवां टर्म होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा, आपका हो जाएगा 7वां। छोटा सा था, कॉन्सेप्ट पे आधारित था। चलिए फिर देखते हैं आपका किसी एपी का एनवा पद दिया हुआ है तो सार्व अंतर क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए कोई एपी है, इस एपी का एनवा पद दे दिया है 3x + 5, यानी कि मान लेते हैं कि ये tn होगा, तो tn दे दिया आपको 3x + 5। तो सार्व अंतर क्या होगा, यानी इसका आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। एक सेकंड, सार्व अंतर डी, अच्छा हाँ सही तो है, ये इसलिए है ना क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कहने का वो ब्रैकेट में ऐसे ही दिया हुआ है वो डी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना ब्रैकेट में डी, वो शॉर्ट में डिनोट करने के दिया है और कोई मतलब है नहीं। तो सार्व अंतर होगा, तो सार्व अंतर निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले tn बराबर होता क्या है, tn बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। तो आपको सीधा से बोल दिया है केवल कि एनवा पद 3x + 5 है, एनवा पद 3x + 5 है। तो ऑप्शन भी हम लोग लिख ही देते हैं। ऑप्शन है 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। 5, 4, 3 और 2 है। 5 आपको उधर दिख रहा होगा ऑप्शन, 5, 4, 3 और 2 ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। तो इसमें इसका वैल्यू कितना दे दिया आपको, इसका वैल्यू मान लीजिए कि हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इसके जगह t1 अगर निकालते हैं तो t1 बराबर यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो ये 3 × 1 + 5 आपका आ जाएगा, ये 3 और ये 5, 8। अगर
मतलब कहने का मतलब देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन कहने का मतलब दे दिया कि अगर कोई एपी में है, जैसे अभी पीछे बताया, अच्छे से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन को समझने का फिर है, बनाना कोई बहुत भारी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक टर्म दे दिया, जैसे मान लीजिए यही ले लीजिए 5, 10, 15, 20, ये मान लीजिए ये एपी में दे दिया एक सीरीज। अब इस एपी में सीरीज है तो उसका कोई भी दो टर्म ले लीजिए, लगातार टर्म, अगर ये दोनों हमको पता है तो हम सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना कि 5 का है, या ये दोनों पता है, दूसरा और तीसरा टर्म तो भी बता सकते हैं, या तीसरा और चौथा टर्म पता है तो भी बता सकते हैं। यानी कि दो लगातार किसी एपी के किसी सीरीज का ये अगर मान लीजिए कि चौथा टर्म यानी कि T4 और T5 अगर पता है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इस टर्म और इस टर्म दोनों का अंतर होगा। अगर किसी टर्म का T20 और T21 ये पता है तो ये इस टर्म और इस टर्म दोनों का जो अंतर होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो वही बात है यहाँ भी। तो अभी हम लोग यहाँ पे चूंकि उसको क्या देना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे देना चाहिए था, एक्स देना, एक्स है ना, यहाँ एन देना चाहिए था और कुछ नहीं, इसीलिए आप लोग कंफ्यूजन है। जैसे देखिए, तो अब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं, या तो यहाँ एक्स लिख दीजिए तो दोनों जगह एक्स हो जाएगा, नहीं तो यहाँ एन। तो अब चूंकि हम अगर ये पहला टर्म निकालते हैं T1, तो पहला टर्म निकालते हैं तो एन के जगह 1 रखेंगे तो 1 + 5 यानी कितना आ गया 8। तो फिर पहला टर्म मालूम है, अगर दूसरा टर्म मालूम हो जाए तो दोनों का अंतर निकालेंगे। तो T2 दूसरा टर्म क्या होगा, 3 × 2 = 5, यानी कि 3 × 6 और 5 11। तो ये दोनों का अंतर कितना का हो गया, 3 का, यानी कि आपको कॉमन डिफरेंस 3। यही T1 T2 नहीं निकाल के अगर T4 निकालते तो फिर T5 निकालना पड़ता। तो फिर इस दोनों, ये T4 जो आता है फिर T5 आता, यानी कि चौथा टर्म और पांचवा टर्म, ये दोनों का जो अंतर होता है वो भी कॉमन डिफरेंस होता। तो हम लोग छोटा वाला निकाले कि जल्दी से निकल जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 आया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 31। 31 है, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव वैसे तो आप लोग भाग देकर निकालते होंगे, लेकिन ऐसे ही जनरली बता देते हैं थोड़ा सा। शांत दशमलव जैसे ये 4 ऑप्शन है, 1/11 है, फिर बी में है आपका 2/11, फिर सी में है आपका 3/13, और फिर डी में है आपका 33/8। तो शांत दशमलव उसका हम लोग हर देखते हैं, हर में या तो 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो वो कहलाता है शांत दशमलव। तो इसमें 2 और 5 नहीं है तो ये शांत दशमलव नहीं होगा। यहाँ हर में देखिए 2 5 नहीं होगा, हर में 2 5 नहीं है, इसमें केवल 2 है, यानी कि 2 × 2 × 2 ब्रेक करेंगे तो केवल यही आएगा, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, यानी कि यही आपका शांत दशमलव है। ये तरीका होता है चेक करने का। फिर नेक्स्ट है परिमेय संख्या का 5/4 का दशमलव निरूपण। ये तो नॉर्मली है, भाग दे लीजिए। वैसे कंसेप्ट तो अभी हो नहीं पाएगा इतना जल्दी, नहीं तो इसका कंसेप्ट देते अभी जो क्वेश्चन आ रहा है भाग का, आप देख करके ही भाग तुरंत बना लेते, करने का जरूरत नहीं। ऐसे तो छोटा सा है तो समझ सकते हैं कि 1/1/4 तो 1 रुपया 25 पैसा हो जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो ये 5/4 को क्या करते हैं, 5/4 है ना, यानी कि ये करते हैं 4 से, यानी कि
4 से भाग है तो हम लोग 25 से गुना कर देते हैं, तो 5 से 25 से गुना करेंगे तो 25 25 125 और 2 अंक इधर दशमलव यानी 1.25 डायरेक्ट। या आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि 1/1/4, तो ये 1 रुपया 1/4 मतलब 25 पैसा, तो 1 रुपया 25 पैसा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अभी है ना बहुत ही मजेदार है। कैसे है, पिछला क्लास में हम कुछ ट्रिपलेट्स बताए हैं आप लोग को, कुछ ट्रिपलेट्स बताए हैं। वो ट्रिपलेट्स अगर आप लोग को मालूम होगा तो आप जरूर अच्छे से बना लीजिएगा। कौन सा ट्रिपलेट्स याद आया? समकोण त्रिभुज के लिए जो बताए थे, tan थीटा दिया हुआ है 3/4, तो आपसे पूछ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या हो, ये पूछ रहा है। ठीक, तो tan थीटा 3/4 यानी कि tan थीटा होता है p/b, तो यानी कि हम पर कह सकते हैं p बराबर 3 b बराबर 4, तो h बराबर निकाल लेंगे, h बराबर होता है √p² जो b², यानी p का स्क्वायर यानी 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 4 2 का 16, 16 9 25 का √अंडर यानी 5। तो ये साइन थीटा होता है p/h प्लस कॉस थीटा होता है b/h बराबर h नीचे होगा तो ये p प्लस b जुट जाएगा, p प्लस b, तो p प्लस b यानी p प्लस b कितना होगा 3 और 4 7 बटे h कितना निकल के आया 5 होगा। एक चीज ये चीज अभी जो यहाँ पे ये निकाले ना, निकालने की जरूरत नहीं होता। जो ट्रिपलेट्स हम पीछे बताए थे रेशियो, क्या बताए थे 3 4 5, ये बार बार बता रहे हैं कि याद हो जाए आप लोग को, इसीलिए 3 4 5। फिर एक बताए थे 5 12 13, मतलब जो ज्यादा यूज होगा। फिर बताए थे 8 15 17, तो ये 3 4 5 पर है। जैसे ही यहाँ देखे 3 4 मतलब h हो जाएगा 5, ये निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर। बोल रहा है 3x बराबर कॉसेक थीटा और 3/x बराबर कॉट थीटा। तो आपसे वैल्यू जो पूछ रहा है वो 3 इंटू x² माइनस 1/x², इसका पूछ रहा है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको बोल सकते हैं, हमको x और ये चाहिए तो इसको बोल सकते हैं 3 को इस तरफ ले जाइए, तो बोल सकते हैं x बराबर कॉसेक थीटा और बट्टे में ये 3 बराबर 3, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, नीचे बटा में, तो ये x बराबर इतना। अब देखिए हमको x² चाहिए ना, तो इधर स्क्वायर कीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इधर हो जाएगा तो ये आ जाएगा x² बराबर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टे 9 आएगा। फिर इसको भी उसी तरह करेंगे, इसको उसी तरह करेंगे, तो ये इसको बोल सकते हैं 3/x को बोल सकते हैं ना, 3 गुना 1/x बराबर कॉट थीटा बोल सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई। अब ये 3 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1/x बराबर ये 1/x बराबर 3 गुना में इधर भाग में जाएगा, तो कॉट थीटा बटे 3 आएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा 1/x का होल स्क्वायर यानी कि 1/x² बराबर ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9 आएगा। अब दोनों हमारा ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, आप तो बना सकते हैं।
तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू, अब ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर मिटा के लिखे क्या, अच्छे से थोड़ा दिखेगा, चलिए नीचे ही लिखते हैं, क्या दिक्कत, इतना बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 9 है, माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 9, यही आया ना। अब नीचे 9 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। तो यानी कि ये हो जाएगा 1/9। तो ये हो जाएगा 3 गुना 1/9 होगा। ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये जब नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे 9 और ऊपर में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी तो ये 3 से कटेगा 3 बार में, यानी 1/3। आपका उत्तर 34 का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्या है 35 नंबर। tan 25 डिग्री बटे कॉसेक 65 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉट 25 डिग्री बटे सेक 65 डिग्री, सेक 65 डिग्री का होल स्क्वायर, ये आपको सॉल्यूशन करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉसेक, तो कॉसेक है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है सॉरी, उस पर चेंज मत कीजिए। 90 डिग्री माइनस थीटा पर पहले एंगल बराबर करेंगे। ये 25 डिग्री है, यानी कि यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। उसी तरह होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉसेक, हाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, tan का कॉट, सेक का कॉसेक। तो चूंकि सेक का कॉसेक तो कॉसेक का सेक। तो यहाँ पे किस फार्मूला का यूज होगा, यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा आपका ये कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यानी कि 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 आएगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा tan 25 बटे सेक 25 प्लस ऊपर में तो ये कॉट 25 है बटे, अब यहाँ भी वही, ये सेक है तो वहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक, और उसी का उल्टा सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये कितना हो जाएगा कॉसेक 25 डिग्री हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब तो थीटा समान हो गया। अब देखिए tan थीटा, तो tan क्या होता है, आप ऑप्शन किस फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में। तो अब यहाँ से 2 स्टेप कर सकते हैं, यहाँ से 2 स्टेप ये कर सकते हैं कि tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। फिर इसी तरह इसको लिखेंगे कॉस बटे साइन और इसको लिखेंगे 1 बटे साइन। लेकिन उतना मत कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट कर दिए, ये tan थीटा होता है p बटे b, और ये बटे सेक थीटा क्या होता है आपका h बटे b, ये वैल्यू पुट कीजिए, इसका होल स्क्वायर
प्लस सबसे आसान, फिर ये है बी बट्टे पी होगा कॉट थीटा, बी बट्टे पी, और टोटल के बट्टे ये कॉसेक, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो एच बट्टे पी, इसका होल स्क्वायर। डायरेक्ट ये तरीका अपनाइए, ज़्यादा फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं। तो इस ये तो बराबर के ये बट्टे के नीचे है तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बट्टे बी, ये पी बट्टे बी, ये गुना ये एच बट्टे बी है तो ऊपर जाएगा तो बी बट्टे एच, बी बट्टे एच, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ देखिए बी बट्टे पी है तो ये बी बट्टे पी गुना एच बट्टे पी, ऊपर जाएगा तो पी बट्टे एच का होल स्क्वायर होगा। अब ये बी से बी कटेगा, ये पी से पी कटेगा, तो ये ऊपर में क्या बच गया पी स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं ये बचेगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस ये ऊपर में बचा बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, क्योंकि टोटल पे बी बटे एच का होल स्क्वायर, तो बी बटे एच का होल स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर। अब क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर, तो ऊपर में जुट जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर ऊपर और एच स्क्वायर नीचे कट गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो लोग अभी नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जा करके उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, अगर आपको 299 या तो पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से पे करना हो तो आपको मैथ्स का एसटीटी का ऑनलाइन एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न का आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आपको अगर 26 फरवरी वाला एग्जाम का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जल्दी उस पर, अगर आप लोग का डिमांड होगा तो उसका सॉल्यूशन 100 क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करवा देंगे, अच्छा अच्छा।